सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज आपका संस्कृत ग्रामर का पाठ संख्या 4 जो कारक है, आज मैं आपको वो करवाने जा रही हूँ। तो आप इसे ध्यान से समझिए। इसके बारे में आपको मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा बता रही हूँ। तो संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 4 कारक। कारक क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ, क्रिया क्या होती है ये तो आपको पता होगा, खाना पीना, रोना हंसना, ये सारी क्रियाएं होती हैं, यानी जो काम करते हैं अपने उसे क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। संबंध कैसे रखा जाता है? आपने कारक पहले भी हिंदी में भी पढ़े हैं, संस्कृत में भी, अभी 6 में नए हैं, लेकिन हिंदी में आपने पढ़े हुए हैं। आपको पहले से ये तालिका बनानी सिखाई होगी और बताई भी होगी हिंदी में। तो ये सारी तालिकाएं हैं। तालिका के अकॉर्डिंग जो इसके चिन्ह हैं वो कारक क्रिया के साथ किस तरह से जुड़ते हैं और उसके जुड़ने पर उसमें जो परिवर्तन आता है, क्रिया के साथ जो संबंध हो जाता है उसका जुड़ते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसे क्या कहा गया है? कारक कहा गया है। जिन शब्दों का क्रिया से संबंध न होकर किसी दूसरे शब्द के माध्यम से संबंध हो, कारक कहलाते हैं। जिन शब्दों का क्रिया से संबंध न होकर किसी दूसरे शब्द के माध्यम से संबंध, उसे कारक कहते हैं। जैसे मैंने आपके लिखा हुआ अहम गच्छामि। अहम का मतलब क्या होता है? मैं जाता हूँ। तो जाना क्या है? क्रिया है। मैं जाता हूँ, तो क्रिया के साथ किसका संबंध बताया गया? अहम का संबंध बताया गया। तो इसी तरह से कारक किन्हीं यानी वाक्य को जोड़ता है। जो ये चिन्ह दिए गए हैं, ये वाले चिन्ह आपके जो वाक्य है, खाना पीना, रोना हंसना, जो भी आप क्रिया करते हो, जो भी आप काम करते हो, उस वाक्य को इनके द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो उसे कारक कहते हैं। तो कारक के भेद, संस्कृत में कारक के भेद 8 बताए गए हैं। संस्कृत में संबोधन को कारक नहीं माना जाता, यानी 8 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कारक के भेद हैं। कितने बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। लेकिन संस्कृत में जो आपका 8वां नंबर है संबोधन, इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, क्योंकि वो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस कारण से उसका संबंध ना होने के कारण उसे कारक नहीं माना जाता। इसलिए कारक कितने माने जाते हैं संस्कृत में? 7। तो ये कर्ता, कर्ता कौन सी विभक्ति में आएगा? प्रथमा में। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संपादान, अपादान, अधिकरण, इस तरह से आपको 7 में पहले भी हिंदी में करवा दी गई है। ये टेबल वो ही टेबल है संस्कृत में भी, आपको पहले से याद होगी और याद करवाई भी होगी। और यदि आपको ये याद नहीं है तो आपको ये याद करनी है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, चिन्ह क्या है इसका? से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना। अब देखिए से 2 में आ रहा है, तृतीय विभक्ति करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है, लेकिन अपादान में जो से है वो अलग होना, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पत्ता पेड़ से अलग हो गया है। इस कारण से यहाँ जो से आएगा वो अपादान के अनुसार आएगा। संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। अब इसकी विभक्तियां भी इसी के साथ ऐसे ही होंगी, जैसे प्रथमा कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति के साथ, कर्म है द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन का संबोधन ही होगा। जब तक प्रत्यय शब्दों से नहीं जुड़ते वे शब्द कहलाते हैं। जब तक प्रत्यय शब्दों से नहीं जुड़ते वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। तथा प्रत्यय जुड़ने पर वे क्या बन जाते हैं? पद कहलाते हैं। संस्कृत में क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। कोई भी शब्द या धातु अपने मूल रूप में संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी पठ। अब आपने पठ लिखा, ये क्या है? धातु रूप है। तो धातु रूप में आप क्या लिखते हो? पठ का पठ ही चलता है। क्या बनाओगे पठ का आप? पठंती, पठतः, पठंती। इस तरह से आप इस धातु रूप को बनाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये धातु रूप इसके मूल रूप में नहीं, इसके अकॉर्डिंग चलता है। गम गच्छ, आप गम करते हो तो गम का क्या बनता है? गच्छ।
तो ये धातु रूप किसके अकॉर्डिंग चलता है? गज के अकॉर्डिंग चलता है, गज के अनुसार चलता है। तो ये आपको ये तालिका याद करनी है और इसको ध्यान से पढ़ना है। नहीं याद है तो इसको याद करना है। इसके आगे आपके उपपद है जो आपको मैं आगे नेक्स्ट क्लास होगी, आगे वाली क्लास, उसमें बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।